देखा जाए तो कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें चीटिंग हो जाती है, पैसा अकाउंट से उड़ा लेते हैं, ठगी करते हैं, चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर चीटिंग कर दी जाती है। फर्जी डॉक्यूमेंट कोई दिखाने के बाद कि सामने वाले ने पेमेंट कर दी, ऐसे में फ्रॉड होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन वे में किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी, फर्जी कोई लिंक दे दिया, वहां पर आप गए, डिटेल्स आपने देखी, फर्जी थी वो डिटेल्स, आपने पेमेंट कर दी, ऐसे भी फ्रॉड होता है। कोई भी मामले अगर पैसे से संबंधित है तो पैसे का निपटारा करके ही बेल दी जाए। दोस्तों, चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे मामलों में बहुत सारे सवाल अक्सर आपके कमेंट में पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवालों के जो जवाब आप चाहते हैं वो कई बार किताबों से नहीं मिलते, क्योंकि जो किताबें हैं उसके अंदर केस डिस्कशंस भी होते हैं, जजमेंट्स आप उसके लिए पढ़ सकते हो, केस स्टडी उसके लिए पढ़ सकते हो, बट बहुत सारे सवाल जो नए वकीलों के हैं या फिर कोई लॉ स्टूडेंट के हैं, अभी आप वकालत करके आए हो, या फिर आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, तो ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने आते हैं जो जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं। कई सारे सवाल जो आपने पूछे हैं उनके जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, और डिटेल में बताने की कोशिश भी करूंगा कि 420 आईपीसी, 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी क्या बोलता है। मतलब ऐसे मामलों में अगर आप पर केस दर्ज हो गया तो कैसे आप बेल लेंगे, बेल कैसे लेंगे, बाहर कैसे आएंगे, साथ में ही केस में बरी कैसे होंगे, और साथ में 66D का भी मामला कई बार सामने आता है जिसके अंदर की कोई भी ऑनलाइन जो स्कैम होता है, पेमेंट्स उड़ा दी जाती है ऑनलाइन तरीके से, उसमें 66D भी कई बार लग जाता है। उसके बारे में भी बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। एंटीसिपेटरी बेल कैसे होगी, रेगुलर बेल कैसे होगी, या फिर इंटरिम कैसे लगेगा, कब आपकी बेल होगी ही नहीं, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब देंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे केसेस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अपने देश में, अपने भारतवर्ष में देखा जाए तो कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें चीटिंग हो जाती है, पैसा अकाउंट से उड़ा लेते हैं, ठगी करते हैं, चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर चीटिंग कर दी जाती है, फर्जी डॉक्यूमेंट कोई दिखाने के बाद कि सामने वाले ने पेमेंट कर दी, ऐसे में फ्रॉड होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन वे में किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी, फर्जी कोई लिंक दे दिया, वहां पर आप गए, डिटेल्स आपने देखी, फर्जी थी वो डिटेल्स, आपने पेमेंट कर दी, ऐसे भी फ्रॉड होता है। कई सारे मामलों में आपको झूठे लुभावने कोई वादे किए जाते हैं, जैसे कि आप OLX पे जाते हैं या कहीं पर भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कोई चीज बेची जा रही है और फ्रॉड किया जा रहा है, ऐसे मामले होते हैं। बैंकों से कई बार पैसे की लूट की जाती है। लूट वो वाली लूट नहीं कि पिस्टल लेकर वो बैंक में घुस गए, ये दूसरी लूट है। ये किस तरह की लूट है, मतलब कि किससे पैसा लूट लेना, किसी का पैसा ठगी से ले लेना, मतलब कि किसी को डॉक्यूमेंट दिखाए गए जो फर्जी थे। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके ऊपर एक मामला है, जो कि मामले 5, 7 या 10 एक मामले आपके ऊपर हो रहे हैं, और सभी मामलों में आपने बैंक के साथ कुछ ना कुछ घोटाला किया हुआ है। किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 50 लाख, किसी में 1 करोड़। अब क्या ऐसे में फटाफट से बेल आपकी हो जाएगी और सारे एविडेंसेस आपके अगेंस्ट हैं? ऐसे में बेल आपकी जल्दी से नहीं होगी। बेल सबको मिलती है, किसी को सूनर और लेटर बेल सबको मिल जाती है, पर डिपेंड करता है कि कब आपकी वो बेल होगी। दोस्तों, आप अपने केस के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें या फिर हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लें। उसमें हम आपको बता देंगे आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरह से आपकी बेल होगी, किस तरह से आप केस को जीत पाएंगे। मामले देखे जाए तो 420 जो मामला आता है, आईपीसी 420, उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, फाइन भी हो सकता है। 467 की बात करें, 10 साल की हालांकि मेंशन है, उम्र कैद तक का प्रावधान है, उम्र कैद तक की सजा उसमें दी जा सकती है। 468 की बात करें, 10 साल तक की सजा का मामला है। अब आता है 471। 471 क्या बोलता है? 471 बोलता है कि दोनों में से जिसमें भी सजा होगी उसकी सजा के अकॉर्डिंग ही 471 चलता है, इसकी अपने आप में कोई सजा नहीं होती है। कोई भी चीटिंग और फोर्जरी का मामला आपने किया, मामला बहुत बड़े अमाउंट का है, और अगर आप निर्दोष हैं तो आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल मूव करनी चाहिए। पहले सेशंस कोर्ट जाओगे, नहीं हुई हाई कोर्ट जाओगे, नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट भी जाओ। सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं भी हुई, कोई ना कोई रास्ता आपको वहां से मिल जाएगा, उस रास्ते को आप फॉलो करो। और साथ में ही अगर आप निर्दोष हो तो आपकी बेल कंफर्म हो जाएगी। कोई भी लॉ स्टूडेंट जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, कई सारे लोग जो कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं या उनका सगा संबंधी जानकारी, खुद उन पर कोई केस हो गया चीटिंग एंड फोर्जरी का, उन सभी के लिए ये बहुत सारी वीडियोस जो मैं चीटिंग एंड फोर्जरी पर लेकर आता हूं, अगर ये सारी वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज भी अगर देख ले तो मेरा मानना है बहुत हद तक पूर्ण तरीके से अपने आप को आप जानकार बना लेंगे। पर बाकी पूरी जानकारी के लिए सीआरपीसी पढ़ना पड़ता है, जो उसने बताया गया प्रोसेस कोर्ट में कैसे चलेगा। आईपीसी के सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। पर दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि अगर मामले बहुत सारे हैं तो बेल लेने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अगर मामला झूठा है। और अगर कोई 1-2 मामले हैं तो बेल आपकी जल्दी हो सकती है,
पर यह बोला गया है कि कोई भी मामले अगर पैसे से संबंधित है तो पैसे का निपटारा करके ही बेल दी जाए। हालांकि यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कि कोई भी जो कोर्ट है वो कोई रिकवरी एजेंसी नहीं है, रिकवरी एजेंट नहीं है कि पैसे की रिकवरी करवाएगा। पर हां, अगर किसी के साथ चीटिंग हुई, फ्रॉड हुई, तो उसकी बातों को सुनेगा और ऐसे में इंसान को जेल में रखना तय होता है, जेल में रखा जाता है, बेल नहीं दी जाती है। पर मैं एक बात और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह भी है, वो ये भी बोलता है कि जब किसी को जेल भेजा गया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके किसी को अरेस्ट किया गया, तो ये जो टाइम है चार्जशीट लगने का, इसमें इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाता है, ना तो ये प्यूनिटिव है और ना ही प्रिवेंटेटिव है। मतलब सजा नहीं है ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, उसके बाद आपको बेल दी जाती है। अगर मामला बहुत सीरियस बनता है आपके अगेंस्ट, तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपकी बेल ना हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेल आपको दे देंगे। हाई कोर्ट में जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो वो भी मिल सकती है, रेगुलर बेल लगा रहे हैं वो भी मिल सकती है, इंटरिम बेल लगा रहे हैं वो भी मिल सकती है, बशर्ते कि आपने केस को ढंग से समझा हो, कोई भी वकील साहब ने। आप क्लाइंट हैं, आपने उस केस को अच्छे से अपने वकील साहब को समझाया हो। क्योंकि होता क्या है, कई बार कई सारे वकील होते हैं जो 10 साल 20 साल की प्रैक्टिस में है। मान लीजिए 20 साल की प्रैक्टिस में कोई इंसान है, टोटल ही उसने 20 केस लड़े हैं, तो 20 केस लड़े हैं, फैमिली से बड़ा स्ट्रांग है, फाइनेंशियल बड़ा स्ट्रांग है, उसे पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं, तो कभी कभी वो कोर्ट जाते हैं। ऐसे में वकील साहब के पास केस गया तो उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब केसेस लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो कोर्ट तो जा रहे हैं, उतना टाइम उन्होंने वहां पूरा किया है अपना कोर्ट में, पर उतना एक्सपीरियंस नहीं है। यह देखा जाता है किस वकील ने किस केस पर कितने ज्यादा केस लड़े हैं। जितने ज्यादा आप केसेस को लड़ते जाओगे, उतना ज्यादा अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाते जाओगे। और एफआईआर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एफआईआर को हमेशा मिनिमम 3 बार पढ़ें। जैसे केस आया एफआईआर को पढ़ें, उसके 5, 7, 10 घंटे के बाद फिर से एफआईआर को पढ़ें, और फिर नेक्स्ट डे भी एफआईआर को पढ़ें। आप जब नेक्स्ट डे एफआईआर को पढ़ोगे तीसरी बार, उस एफआईआर में बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत कुछ चीजें आप ऐसी निकाल लोगे जो आपको पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, बट पहली बार में निकाल नहीं पाओगे। ये मैं सभी उन लॉ स्टूडेंट्स को, सभी नए वकील साहब को और सभी उन लोगों को जो कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक सबक है, एफआईआर को अच्छे से पढ़े, 3 बार पढ़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैंने आज ये वीडियो बनाया चीटिंग एंड फॉर्जरी पर, आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।